नमस्कार। प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं में देश के अग्रणी संस्थान कौटिल्य एकेडमी मुख्यालय इंदौर से हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। सितारों से मुलाकात इस प्रकल्प में आज हमारे साथ बड़े ही गौरवशाली अवसर उपस्थित हुआ है कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय सिमी यादव जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। फर्स्ट रैंक हिंदी मीडियम एंड थर्ड रैंक ऑल ओवर एमपी, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। सबसे पहला प्रश्न मेरा, कैसा लगता है सफलता को अर्जित करने के बाद? सर, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है और जब संघर्ष हमारा बहुत बड़ा होता है तो सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है जी। तो बहुत खुशी होती है अंदर से। ऐसा लगता है कि एक ही पल में जब रिजल्ट आता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एटीट्यूड आता है? सर देखिए, एटीट्यूड आना या ना आना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर अभी तक जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, रिजल्ट आया 1 महीने से ऊपर हो गया, तो मुझे अभी तक ये सुनने को नहीं मिला कि सिमी एटीट्यूड आया है थोड़ा सा। हाँ, एटीट्यूड इज नॉट नेगेटिवली। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो एक भाव आता है मन में, वो बड़ा गर्व देने वाला होता होगा निश्चित तौर पर। हिंदी मीडियम एक बड़ी चुनौती होती है जी। आपने क्यों चुना हिंदी मीडियम से ही इस फील्ड में आना? देखिए, मेरी जो स्कूली शिक्षा थी वो हिंदी मीडियम से ही रही। उसके बाद मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया, तब मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन मैं हिंदी में अपने विचारों की अभिव्यक्ति ज़्यादा सहज तरीके से कर पाती थी और इसलिए मैंने हिंदी मीडियम को चुना सर। जी। और क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने बेसिकली? सर, सबसे पहले जब इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया था तब ऐसा लगता था कि ये अपने बस की बात तो नहीं है बिल्कुल। और सिलेबस जब 2019 का मेरा फर्स्ट मेंस था, जिसका इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है, और ये जो रिज़ल्ट आया ये 2020 का, तो 19 का जो सिलेबस था वो ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको फॉर्मेट में नहीं जमाया हुआ था। तब पूरा सिलेबस समझने में ही मुझे 6 महीने का वक्त लग गया था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जब मैं टेस्ट पेपर लिखती थी तो एकदम घबराहट हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी कि घर पर कॉपी लेकर और उस टेस्ट पेपर को पूरा पढ़ के और फिर घर पे लिखती थी, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। तो ये स्टार्टिंग में हर बच्चे के सामने चुनौती आती है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी हो, रणनीति सही हो और गाइडेंस सही हो तो हम इसका सामना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खासतौर से जो छात्र सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट आया यहाँ पर। स्ट्रेटेजी होना बहुत आवश्यक है, आपको डिसिप्लिन होना होता है। आपकी लाइफ दूसरे छात्रों से बहुत अलग होती है, खासतौर से प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं में। आपके साथ एक बड़ी चुनौती और थी जी। विशेष तौर पे ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा भी जाएगा आने वाले समय में, या पूछा भी गया होगा कि वैवाहिक जीवन में होते हुए, बिल्कुल एक महिला होते हुए, फिर पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन भी आपको करना है, उसके बाद इतनी बड़ी चुनौती और इतनी बड़ी रैंक हासिल करना, कैसे तालमेल हुआ, ये कैसे सफलता आई आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, 2014 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद 2016 में मेरा विवाह हो गया। 2016 तक जो था मैंने पीएससी की तैयारी जो है स्टार्ट नहीं की थी। 2 साल मैंने अपने घर परिवार को समझा और मैंने समझा कि ससुराल में जो है एक बहू की क्या भूमिकाएं होती हैं, कैसे नए परिवेश में हमको ढलना होता है, और सबसे चुनौतीपूर्ण जो रहा कि दूसरे का विश्वास जीतना, क्योंकि आप एक नए माहौल में हैं, एक नए परिवेश में हैं, वहाँ पर सारी भूमिकाएं जो है वो अलग अलग है। घर में हमारे माता पिता होते थे, वहाँ पे माता पिता की भूमिका में हमारे सास ससुर होते हैं। माता पिता बचपन से हमको पालते हैं, हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं, लेकिन जब हम ससुराल में जाते हैं तो बिल्कुल नया परिवेश होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने 2 साल बहुत अच्छे से अपने घर में सबको संभाला, सबका नेचर मैंने जाना, सबने मेरा नेचर जाना, और फिर मैंने उनको अपने विश्वास में लिया। और जब मुझे ऐसा लगा कि अब सब सेटल हो गया है, और वो मैं समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं बोलूँ और कब मुझे वो बोले कि बिल्कुल बेटा तुम करो, तैयारी करो। हाँ, क्योंकि अगर मैं जाते से ही करती तो हो सकता है कि मैं परिवार को ना समझ पाती, ना अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाती। तो उन सब चीज़ों को समझने के बाद मैंने जब बताया अपने घर पर अपने हस्बैंड को, अपनी सासू माँ को, क्योंकि एक जो महिला होती है वो पूरे घर की जो है वो सेंटर पॉइंट होती है, धुरी होती है। तो अपनी सासू माँ को बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने मेरे इस जो मेरी इच्छा थी उसका बहुत सम्मान किया और बिल्कुल बोला कि बिल्कुल बेटा करो। तो वही जो चीज़ थी। वैसे टास्क इतना आसान तो नहीं था, ये ऐसा तो नहीं था कि कोई आपको एमए की डिग्री लेनी थी तो बड़ा आपको आसानी से कह दिया हो। प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं के लिए इजाजत देना, और उसके लिए उन्हें मालूम भी होगा निश्चित तौर पर कि कितनी मेहनतें क्या।
तो ये सब आपको वहाँ से देखिए ये इसको मैं एक वाक्य से आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं 2020 का मेंस लिख रही थी तो अप्रैल में मेंस था, शायद से 24 अप्रैल या 25 अप्रैल के आसपास जो था वो मेंस चल रहा था। और 1 मई को मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननन की मैरिज थी, मेरी मौसी सास की लड़की की। तो अब घर में पूरा शादी का माहौल, बिल्कुल, और मुझे मेंस लिखना था। अब जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये तो पता है कि मेंस की जो तैयारी है वो कितनी खतरनाक तरीके से होती है। मतलब एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से तो इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि सिर्फ हमें 8 से 10 या 12 घंटे स्टडी करनी है। बिल्कुल ठीक। अब वहाँ से फैमिली का प्रेशर कि भाई बहू रानी क्यों नहीं आई, ठीक है। पहले के बहुत सारे प्री वेडिंग सेरेमनीज बहुत सारी होती हैं, है ना, हल्दी होती है, मेहंदी, तो उसमें मेरी सासू माँ जाके वहाँ पे संभालती थी सारी चीज़ों को, और मेरे हस्बैंड जाते थे। हाँ, और बिल्कुल एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी सिचुएशन को हैंडल करते थे। अरे थोड़ा उसका पेपर है, वो अभी आ जाएगी, इस वाले फंक्शन में आ जाएगी, तो ऐसे करके उन्होंने पूरा संभाला। और देखिए जो फैमिली होती है ना, ये जो PSC है या राज्य प्रशासनिक सेवा है या फिर UPSC है, वो सिर्फ एक कैंडिडेट की एग्ज़ाम नहीं होती, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली की एग्ज़ाम होती है। तो पूरी फैमिली का वहाँ पे समर्पण होता है, उनका साथ होता है। हमें कैंडिडेट को ही सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं करना होता, उसकी फैमिली को भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है। तो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स ने की, क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम दे चुकी थी और अपना जो एक विश्वास है वह मैं उन पर बना चुकी थी। तो उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा और इसी की बदौलत जो है वो मुझे फर्स्ट टाइम में DC की पोस्ट मिली। ये बहुत गौरतलब विषय है, खासतौर से पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया, बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्रतिभागी सिर्फ परीक्षा नहीं देता, उसका पूरा परिवार परीक्षा देता है। तो तैयारियों में पेरेंट्स भी ध्यान दें जो सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, कि आपके माध्यम से कि आपको भी सपोर्ट बहुत करना होता है। खासतौर से मैं आपके परिवार को बधाई देता हूँ, आपके इन-लॉज को बधाई देता हूँ, और ऐसे लोग जो सुन रहे हैं कि जहाँ पर महिलाएं तैयारी कर रही हैं प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षाओं की। कौटिल्य परिवार तो उनके साथ हमेशा है ही। आदरणीय मैम भी अब से हमारे साथ जुड़ी हैं और कौटिल्य परिवार के साथ मार्गदर्शन के लिए आप सभी के हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षा। यहाँ कौटिल्य परिवार में मैम 3 इयर्स और 1 ईयर प्रोग्राम्स भी हैं बच्चों के लिए। आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा उस टेन्योर में, उस पीरियड में उनकी क्या दिनचर्या, कैसा उनका पढ़ाई का स्टेटस, कैसा लेवल होना चाहिए जो आपने अपनाया था? देखिए जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, उससे सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि एग्ज़ाम में प्रश्नों की प्रकृति क्या है। अगर मान लीजिए कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन उस दिशा में नहीं है जो कि उस एग्ज़ाम की डिमांड है, तब सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम नाव चला रहे हैं बहुत स्पीड से लेकिन धारा की विपरीत दिशा में, तब तो हम कभी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में कहाँ से आएंगी? जब हम ओल्ड पेपर, जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति क्या है। तो जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो 1 ईयर प्रोग्राम के हों, चाहे वो 3 ईयर प्रोग्राम के बच्चे हों, उनको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करना है। जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। तो उन्होंने जो बात कही उसको हम फॉलो करें, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, अपनी तैयारी को किसी दूसरे के भरोसे कंपेयर न, हाँ बिल्कुल ना डालें। क्योंकि देखिए आप स्वयं तपेंगे जब ही आप प्रकाशमान होंगे। भले आपके पास कितने ही दीपक प्रज्वलित हों, लेकिन आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको उसमें खुद उस चीज़ को फील करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो एक्चुअल समझ पाएंगे कि क्या तैयारी होती है, किस तरीके से चुनौतियाँ आती हैं और उनका सामना कैसे करना पड़ता है। जी। आपने अपना क्या शेड्यूल रखा था जिस दौरान आपने बताया कि 8 से 10 घंटे आपको देने ही थे? तो was it whole about study? बिल्कुल। देखिए जब हम इनिशियल लेवल से तैयारी करते हैं, जब मैंने इनिशियल लेवल से तैयारी की थी, तब प्री की तैयारी सबसे पहले हमें करनी होती है। तो जब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, एक मैं फ्रेशर बच्चे की बात करूंगी और एक बच्चा जिसको PSC का अच्छा खासा नॉलेज है और वो पहले भी प्री निकाल चुके हैं, उन दोनों बच्चों यहाँ स्टूडियो के माध्यम से जो लाखों बच्चे एकेडमी के पेज से जुड़े हुए हैं, कौटिल्य परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इस प्रकार के इंटरव्यूज की प्रतीक्षा भी करते हैं, पेरेंट्स देखते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा इस बात को, जो आपने मुद्दा छेड़ा है अभी,
जी। कि प्री की तैयारी हम क्रमबद्ध चलते हैं, बिल्कुल। प्री के लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका बच्चों को? देखिए सबसे पहले हम प्री के लिए समय पे बात करते हैं कि जी। कितना समय एक फ्रेशर बच्चा प्री को दे। तो अगर एक एवरेज बच्चा है तो फ्रेशर है बिल्कुल, जिसको प्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, जी। तो वो कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, कम से कम 6 महीने की तैयारी में वो प्री के लिए जो टाइम है वो बहुत सफिशिएंट होता है। ठीक है। शर्त यह है कि उसका जो डायरेक्शन है वो सही हो, वो सही हो। कि जैसे कि मैंने बात अभी आपको बताई कि धारा की दिशा में नाव दौड़ाएंगे तब तो गंतव्य पे पहुंचेंगे, बिल्कुल। लेकिन लाख ब्रिलियंट बच्चा है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन विपरीत दिशा में चल रहा है तब। मिसगाइडेड। तो एक मिनिमम जो 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है वो प्री के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है तैयारी करने के जी। लिए। अब जो प्री का सिलेबस है वो पूरी 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। 100 क्वेश्चंस प्री में आते हैं, 2 पेपर होते हैं, सभी को पता है 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। एक आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, दूसरा पेपर आपका एप्टीट्यूड का होता है ना। सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है उसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको केवल मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स लेकर आने होते हैं 40% ओबीसी जनरल के लिए और बाकी के लिए और कम। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वही जो होता है डिसाइड करता है कि आपका प्री में सिलेक्शन हो गया नहीं, क्योंकि सेकंड पेपर इतना आता है कि अगर आप उसमें थोड़ा एफर्ट लगा लेंगे तो वो हर किसी का निकल ही जाता है, किसी बच्चे का नहीं रुकता। तो सबसे ज़्यादा जो हमें एफर्ट है वो फर्स्ट पेपर पर, मतलब कि जीएस के पेपर पर लगाना होता है, जिसमें सारा सिलेबस 10 यूनिट में बटा है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। ये सब भारत के संदर्भ में भी है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात, जो हिस्ट्री है वो हमारे जो है पूरे की पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी है। जैसे हिस्ट्री तो वर्ल्ड लेवल से खैर हट गई है, पर ज्योग्राफी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर भी है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट हैं। अब इन बेसिक सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे करें? तो अगर आप मार्गदर्शन लेते हैं कोचिंग संस्थान से तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करके तैयारी नहीं कर सकते। आप करेंगे तो सारी चीजें, नाव भी आपको बनानी है और चलानी भी आपको है, लेकिन ये है कि नाव की जो पाल बना के रख दी गई है, अब आप सिर्फ आपको क्या करनी है, पतवार मारनी है। तो जो आपका काम है वो थोड़ा इजी हो जाता है, मार्गदर्शन बिल्कुल सही हो तो बिल्कुल तो काम थोड़ा सिंपल हो जाता है। अब हमें बेसिक सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, जो कि हम बच्चे हमेशा साल भर पढ़ते रहते हैं, है ना, क्लासेस में पढ़ते रहते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उन सब्जेक्ट को पीछे छोड़ देते हैं जो कि हमारे एग्जाम में नंबर बढ़ाते हैं। मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बच्चे इन्हीं को साल भर पढ़ते हैं और एग्जाम टाइम पे भी इन्हीं को पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि अभी देखा हमने कि जो प्री का रिजल्ट आया उसमें कट ऑफ बहुत हाई चला गया। अब जनरल का 80 कट ऑफ है, ओबीसी का 78 कट ऑफ है, तो बच्चों का 1-2 नंबर से जो है वो प्री रुक गया, है ना। और बीच में उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गए थे पटवारी की एग्जाम, है ना। और हो ये रहा था कि जब पटवारी की एग्जाम थी तब जो था वो प्री भी थी, तो बच्चों ने क्या किया, उन्हें ये लगा कि यार पीएससी की जो भी प्रोसेस है वो हो सकता है थोड़ी लेट लतीफ हो, क्योंकि अभी हो ही रही थी, तो बच्चे सारे पटवारी की तरफ मूव कर गए, है ना। तो पटवारी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन हो गया उनका। अब स्थिति ये रही कि जब पटवारी का रिजल्ट आया तो ना उनका पटवारी में सिलेक्शन हुआ, और जब पीएससी का रिजल्ट आया तो वहां से भी गए, तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो एक बात तो यह है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। मैंने भी पटवारी का फॉर्म भरा था, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम को ऐसे देने गई थी जैसे कि किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, सच बता रही हूँ। और जब मैं घर आई, मैं एग्जाम इसलिए देने गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी फील नहीं होगी, यार मैं डर रही हूँ पटवारी के एग्जाम से, इसलिए मैं चली गई थी। लेकिन मैं नहीं जाती तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि घर आके मैं पछता ही रही थी वैसे भी। लेकिन फिर भी मैंने पटवारी की तैयारी में इतना टाइम नहीं बिगाड़ा था, तो मुझे उसका ज़रा भी वलाल नहीं था। ठीक है, मेरा 1 दिन का टाइम बिगड़ा, कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चों ने उसकी तैयारी भी की और बहुत टाइम बिगाड़ा। पीएससी का स्टूडेंट और व्यापम का स्टूडेंट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और दोनों एग्जाम में जो पैटर्न होता है उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी एजुकेटिव। आप बहुत अच्छा पॉइंट दिया है आपने, काफी लोगों का ये सवाल होता भी है। बिल्कुल जी, कंटिन्यू। तो
ये तो हुई डिस्ट्रैक्शन की बात। तो हमें हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। जैसे कि जो गीता जी में एक बात लिखी गई है कि अर्जुन के संदर्भ में कि आप एक लक्ष्य को निश्चित करो, वहाँ मन को एकाग्र करो और संयम से अभ्यास करो, तो शीघ्र ही सफलता जो है वो आपके हाथों में होगी। तो बच्चों का लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आप क्यों नहीं एक चीज को फोकस करते, क्यों उसी के पीछे नहीं भागते? जब आप उसके पीछे भागोगे तो सारी एनर्जीज ब्रह्मांड की आपको उस चीज से मिलाने के लिए लग जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये बच्चों को इतना हौसला अपने आप पर रखना होगा, इतना हौसला रखना भी एक सफलता है। और जब हम ये पहली सीढ़ी सफलता की चढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली जो लक्ष्य है आपका, उसको पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बात कर रही थी सिलेबस की, बीच में डिस्ट्रक्शन जो पटवारी वाला आया था, इसलिए मैंने बताया बच्चों को। तो देखिए 10 यूनिट का सिलेबस है, बेसिक सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। अब ऐसे टॉपिक जो कि प्री में आपके नंबर बढ़ाएंगे, जो कि आपको भीड़ से अलग करेंगे, जो कि आपको कट ऑफ के भी पार ले जाएंगे, आपको डर नहीं होगा प्री देने के बाद कि यार 1-2 नंबर से तो नहीं रोकेगा। तो वो चीज़ें अब उन पे मैं आपको बात करने वाली हूँ। चूँकि ये मध्य प्रदेश की परीक्षा है तो मध्य प्रदेश का इसमें वेटेज काफ़ी है। आप उठाइए पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनको, आप देखिए कि हर चीज़ों को मध्य प्रदेश से जोड़कर पूछा जाता है। और बच्चों को क्या लगता है कि नहीं यार वो कोर सब्जेक्ट में ही घुसे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कदापि कि उनको नहीं पढ़ना है, उनको पढ़िए आप, उन्हीं से आपका बेसिक क्लियर होगा। लेकिन एमपी पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। एमपी के प्रश्नों को, पिछले क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति के हिसाब से आप तैयार कीजिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, आपको खेल पढ़ना चाहिए। 10वीं यूनिट आयोगों की है, उनके बिना कभी पेपर नहीं बनता, आपको उसको पढ़ना चाहिए। नए टेक्नोलॉजीज़ के जो अभी सिलेबस में जुड़े हैं, आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर आपको जो भी खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। एमपी का करंट अफेयर जो है वो इनके बारे में पढ़ना चाहिए। जी, तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको एक जनरलाइज जो मार्क्स हैं उनसे ऊपर जंप करने में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये प्री की रणनीति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे क्या करते हैं कि लाख पढ़ लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो हमेशा उनको 2 ऑप्शन जो है वो ले डूबते हैं। उनको हमेशा 2 में कंफ्यूजन होता है। 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए 2 ऑप्शन रहते हैं ना, उनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन में वो गलत आंसर लगा के आते हैं। कई बहुत सिंपल आया कंफ्यूजन है तब तो वो सही लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर लॉजिकल क्वेश्चन है तो ज़्यादा जो रेशो है वो गलत लगाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको करना है प्रैक्टिस। हम सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमने लाख तैयारी कर ली, लेकिन क्या आपने कभी ऑब्जेक्टिव्स लगाए? क्या आपने कभी कोई टेस्ट पेपर लिखने का सोचा? क्या कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की? आप ज़रूरी नहीं कि किसी कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज दो, आप घर पर आप ऑब्जेक्टिव लगाओ, आप पुराने ओल्ड पेपर्स लगाओ जो आपको जहाँ से मिलेंगे, लेकिन ऑथेंटिक हो। पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो उसका रिलेशन होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन से। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठपटांग या कुछ भी कठिन प्रश्न दे रहा है, कोई कोचिंग जान करके पूछ रहा है अपना रेपो बढ़ाने के लिए कि यार फलानी जगह का बहुत अच्छा कठिन पेपर है, तो इस तरीके से नहीं करना। अभी हम देखेंगे कि जो लास्ट प्री हुई उसका जो पेपर था वो सिंपल था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आप एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, जब, और वो डिमांड आपको कैसे पता चलेगी? ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। तो जब आप समझ जाएंगे ना, तब आप हीरे की परख समझ जाएंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि यार हमारे लिए जो मतलब सही है वो क्या चीज़ है। बिल्कुल ठीक। और क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, क्योंकि क्या छोड़ना है ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी। बच्चे कठिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें लग रहा है अरे यार ये मुझे कैसे नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं मेंस की तैयारी करती थी तब कुछ चीज़ें थी ऐसी जिन्होंने मुझे परेशान किया, तो मैं उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है, पेपर में ऑप्शन है, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने छोड़ा है वही आएगा, क्योंकि उस
को ना छोड़ने की वजह से जो बहुत सारी चीजें एग्जाम में आने वाली है वो हमारी छूट जाती है। तो एक पीएससी जो है ना वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत मांगता है, और बच्चे हार्ड वर्क कर लेते हैं लेकिन स्मार्टनेस में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से उनका एक बार में सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कौटिल्य एकेडमी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इस विषय के लिए हमारे यहाँ बहुत गंभीरता से FLTs, मॉक इंटरव्यूज़ लगातार फॉर द प्रैक्टिसिंग से लगातार आयोजित किए जाते हैं, और आपने बहुत बारीकी से जिन तथ्यात्मक विश्लेषण के द्वारा आपने बताया, जो छात्र सुन रहे हैं आपके लिए बड़ा एजुकेटिव होने वाला है। सिमी यादव जी से बात आज मेंस के लिए फिर आप कैसे आगे बढ़े, देखिए और क्या बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन आपका उसके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब प्री की एक अच्छी खासी तैयारी हमारी हो जाती है, प्री में हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, हमें लग जाता है कि अब हम प्री क्वालिफाई हो गए हैं। रिजल्ट तो खैर बहुत बाद में आता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह रहते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि अब हमको मेंस लिखना है। तो मेंस के लिए लगभग 3 से 4 जो महीने हैं उसका समय हर बच्चे को मिलता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये 3 से 4 महीने जो है वो मेंस के लिए तो सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि ये 3 से 4 महीने केवल आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए होते हैं और केवल आपके रिवीजन के लिए होते हैं। लेखन शैली बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। हाँ, तो प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी, जब हम प्री की तैयारी करते हैं तभी से हमारी मेंस की तैयारी भी स्टार्ट हो जाना चाहिए जी। इनिशियल लेवल पर हम प्री को ज़्यादा टाइम दें। अगर मान लीजिए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, तो हम 4 घंटे पढ़ें, फिर हम उसको 6 घंटे में तब्दील करें, फिर हम 8 घंटे पढ़ें, और चीज़ों को एक ही सब्जेक्ट को पूरे सुबह से शाम लेकर नहीं बैठना चाहिए। 2-2 घंटे का गैप मतलब जो है इंटरवल कर ले डिसाइड कि 2 घंटे में हमको हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर मान लीजिए कि आप स्टार्ट जब हम कर रहे हैं पीएससी की तैयारी, तो हम 10 घंटे का समय पर पहुंच जाते हैं कि हाँ अब हम 10 घंटे कैपेबल हो गए बैठने के लिए। तो उसमें से आप इनिशियल लेवल पर 6 घंटे प्री को दे दें और 4 घंटे आप मेंस को दें। मेंस के आप नोट्स बनाएं, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें। अगर आप ये कर सकते हैं कि ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसमें किस यूनिट से कौन सा प्रश्न कितने नंबर में पूछा गया है, किसी टॉपिक से 3 नंबर में कैसा प्रश्न पूछा गया है, उसी से 5 नंबर में क्या पूछा गया है, 11 नंबर में पूछा क्या गया है। अगर बच्चा इस पे वर्क कर लेता है ना, तो वो 50% तो वहीं पे सफल हो जाता है। मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत बढ़ जाती है मेंस में सिलेक्शन की। ये मैं बात बता रही हूँ, जब हम प्री की तैयारी करते हैं तभी से मेंस की तैयारी को आपको देखना है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो प्री की तैयारी करता है, फिर उसके बाद एकदम मेंस में उसको तैयारी करनी है, उस पर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि 4 महीने का समय तो मैंने ज्यादा बोल दिया, कभी कभी 3 महीने का भी समय मिलता है। तो क्या होता है कि तैयारी हमें बहुत पहले से करनी होती है, प्री के साथ ही करनी होती है, और वो तो विरले ही बच्चे होते हैं जो 2 या 3 महीने में पढ़कर और पूरा मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन उनको फिर एकदम हाईएस्ट लेवल की पोस्ट तो नहीं मिलती। तो हमें एक बार में ही जो है वो शिखर तक पहुंचना है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा पहले उसका प्री नहीं निकल रहा है, फिर कैसे तैसे प्री निकल रहा है तो मेंस में भी कोई नीचे वाली पोस्ट उसको मिल रही है। करो ऐसा कि एक बार करो ना तो सीधे टॉप लेवल की पोस्ट मिले, उससे कम कुछ नहीं। एक ही बार तो आपको एफर्ट लगाने हैं ना, तो एक बार नींद त्याग दो, एक बार मौज मस्ती छोड़ दो, एक बार नाते रिश्तेदार छोड़ दो, फ्रेंड्स छोड़ दो, फिर सब आपके अपने हैं। आप सबको ले सकते हो। जब आपको पोस्ट मिल जाती है तो कोई नहीं रूठा, सब समझदार हैं। ये ही टाइम होता है एक मतलब किसी चीज़ का त्याग करने का। तो जब आप ये सब चीज़ों से भी निपटना सीख जाते हैं, मतलब आप सच्चे स्टूडेंट हैं पीएससी के, और फिर पीएससी भी ऐसे स्टूडेंट को कभी निराश नहीं करता। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आपके इन स्टेटमेंट से। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा, आपने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जब सारी सृष्टि आपके लिए काम करने लग जाती है, बस आपको फोकस्ड होना होता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपसे बात करते मेरे जहन में आ रहा था। एक तो आप विवाहिता थी, दूसरा मालवा निमाड़ का जो अंचल है यहाँ वो माहौल है नहीं, बिल्कुल मेल्स में नहीं है, तो आप तो फीमेल होके फिर आपने सफलता प्राप्त की। कहीं ऐसी युवतियां, महिलाएं, विवाहित स्त्रियां आपको सुन रही होंगी जो आपके समकक्ष होंगी उम्र के दौर में, और मैं समझता हूँ कि कहीं शायद ये सपना उनके अंदर अब एक बल लेगा आपको सुनने के बाद। उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो
उसकी जो शुरुआत है ना वो आप ही से होगी। जी। आप में वो शक्ति है कि आप धारा का जो रुख है अगर वो आपके विपरीत दिशा में है तो आप उसको मोड़ सकती हैं। बिल्कुल। मैंने अपने परिवार का विश्वास अपने प्रति डेवलप किया। बिल्कुल। उन्हें लगा कि यार इस लड़की में कुछ बात है, ये कर सकती उस है। स्पार्कल आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो चिंगारी जो है, जो आपने बात बोली, वो आपको दुनिया को दिखानी पड़ेगी, तभी दुनिया जो है वो आपका लोहा मानेगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप ही शिथिल पड़ गए, आप ही कमजोर हैं, तो कोई क्यों आप पे विश्वास करेगा? जी जी। तो जो भी शुरुआत है, लोग बोलते हैं यार हम कमजोर हैं, हमें घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, हमें कोई क्यों तैयारी करने देगा। तो ये सारी चीजें आपको पीछे धकेलेंगी। आप बोलोगे कि नहीं यार मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, और आप दिखाएं उनको। आप में जैसे पूत के भाव पालने में दिख जाते हैं ना, तो अपनी वो क्वालिटीज आप उनको दिखाइए, आप उनका विश्वास जीतिए। तो मैं मानती हूँ कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल ठीक। इंटरव्यूज के लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? देखिए, जो इंटरव्यू की तैयारी होती है, जब हम प्री को फेस करते हैं, हम मेंस को फेस करते हैं, हम वो एक दौर से गुजरते हैं, हम एक प्रेशर को झेलते हैं। जैसे 6 दिन की अभी मेंस चल रही है, तो कल तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर है, तो 6 दिन 6 पेपर होते हैं, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहता। 3 दिन का पेपर होता है, स्टार्टिंग के 3 दिन तो ढंग से सोने को भी नहीं मिलता। मैं तो मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सोती थी सच में, क्योंकि रिवीजन करना होता था। तो ये सारी चीज़ें हमको इंटरव्यू के लिए तो एक संबल देती हैं, क्योंकि हम उस माहौल से तब के निकल कर आते हैं। और हम पीएससी की तैयारी का जब प्री का सिलेबस पढ़ते हैं, तब मेंस का सिलेबस पढ़ते हैं, तब हम पूरे मध्य प्रदेश को जान लेते हैं, हम पूरे भारत को जान लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के आर्थिक पक्ष क्या हैं, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी हम जान लेते हैं। तो जो हमारा नज़रिया है ना, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। बिल्कुल। इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का भी काफ़ी महत्व होता है, तो हम रोज़मर्रा की जो देश दुनिया में क्या खबरें चल रही हैं, उनके प्रति भी हमारा एक दृष्टिकोण बिल्टअप हो जाता है। तो ये इंटरव्यू की तैयारी आपकी प्री से ही स्टार्ट हो गई। जैसे प्री, तो प्री से ही आपकी मेंस की तैयारी हुई। ये छुप के चल रही है तैयारी, आपको पता भी नहीं होता है इंटरव्यू की। तो ये प्री के समय से ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अब जब हम मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं और वो रिजल्ट आने के बाद का जो 1 से 2 महीने का या 3 महीने का समय होता है इंटरव्यू देने का, तो उसमें सिर्फ हमको जो हमारी तैयारी चल रही थी पहले प्री के समय से, उसको सिर्फ हमको निखारना होता है। अब वो हम कैसे निखारेंगे कि मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू देना है, क्योंकि वो इतने लाखों, इतने हजारों बच्चों को जो है वो बीट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली कि उनमें ज्ञान तो बहुत होगा। तो अब क्या होता है कि उनको सिर्फ क्या करना है, अपनी जो ज्ञान है उसको सामने वाले को एक्सप्रेस करना इतने प्रभावी तरीके से कि वो आपकी बात सुन के और बहुत इम्प्रेस हो जाए, आपके सवालों को सुन के वो संतुष्ट हो जाए। तो इंटरव्यू जो है ना, वो एक कला है। बिल्कुल ठीक। उसकी तैयारी हम ये बोले कि होती भी है और उसकी तैयारी नहीं भी होती। हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, हम मॉक्स दें, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। यानी आपका ऐसा ठोस विश्वास है कि एक बहुत अच्छे छात्र के साथ में एक पर्सनालिटी और प्रस्तुतिकरण का भी प्रभाव आपके अंदर होना चाहिए। तो वो चीज़ें कहीं किसी बच्चे में मेंस के टाइम बिल्टअप नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें इंटरव्यू की तैयारी में हम सीखते हैं। फिर जैसे कि इंटरव्यू मतलब कि साक्षात्कार, मतलब कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, आप क्या हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, आप में क्या गुण हैं, एक अधिकारी बनने के जो गुण होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप रोबोट हैं, आपने पढ़ लिख कर मेंस लिख लिया और बस आपको बैठा दिया तो आपको काम ही करते नहीं आ रहा, आपको अधिकारी दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरव्यू की चेयर पर, इंटरव्यूअर की चेयर पर जो बैठते हैं, वो लोग बहुत अनुभवी होते हैं, और वो जब हम पहला कदम रखते हैं ना अंदर, वो देख के ही भाग जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है अंदर से। और वहीं पर फिर जो है वो पूरा इंटरव्यू की जो दिशा है वो आपकी वहीं से जो आप बदल सकते हैं चाहे तो। बिल्कुल, वहीं से वो तय हो जाती है। तो बहुत अनुभवी लोग हैं और वो बैठे ही इसलिए हैं कि कहीं कोई मशीन तो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने वाली। अगर ऐसा है तो हम उसको तुरंत रोक दें। तो वहाँ पे उसका खामियाजा भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इंटरव्यू की जब तैयारी करें
तो करंट में क्या चल रहा है उन चीज़ों को ध्यान रखें। फिर एक लोक सेवक बनने होने के नाते आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं, वो सारे गुणों से आपको वहाँ पे परिपूर्ण होना होता है। फिर आपको बहुत मधुरता से वहाँ पे जवाब देना होता है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब मुझसे फर्स्ट ही क्वेश्चन जो था वो टेक्निकल पूछा गया था, और क्योंकि मेरा MSc कंप्यूटर साइंस में है। अब फर्स्ट ही क्वेश्चन था और टेक्निकल था, क्योंकि हमारे मन में ये रहता है कि फर्स्ट में तो यही पूछेंगे कि आपका क्या नाम है या आपके नाम का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन मुझसे टेक्निकल हुआ। अब मैं एकदम से घबरा गई। विदाउट आस्किंग एनी नेम और व्हाटएवर, नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, बस यही फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन और फैक्चुअल। तो मुझे ये लगा कि यार मैं हो सकता है उनको ये दिखाने की कोशिश करूँ या कुछ घुमा फिरा के गलत बोलूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उन्हें सॉरी बोला। तो सॉरी मैंने बोला, चूंकि मैंने आंसर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो मेरे सॉरी से इम्प्रेस हुए। क्यों? क्योंकि उनको उस बात का एहसास हो गया कि यार ये बच्ची घुमाना नहीं चाहती, अगर इसे नहीं आ रहा है तो ये क्लियर सॉरी बोल रही है, चाहे वो पहला ही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो फिर चूंकि क्वेश्चन सिंपल था और मैं थोड़ी घबराई हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपको तो पता है ये, बताओ आप। तो इतना अच्छा माहौल वो देते हैं, मतलब कि अगर आप, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है। और एक्चुअल में जब मैंने 2018 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू दिया था, तब उसी रूम में मेरा इंटरव्यू आया था वापस से। You entered second time for that? लेकिन वो सहायक कुल सचिव का एग्जाम था और ये वाला मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब हुआ क्या कि वही रूम था, अब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 18 में, तो मुझे ये लगा कि यार ये रूम तो मनहूस है। अच्छा अच्छा। तो मैं काफ़ी, मतलब मैंने सोचा कि यार ये रूम मनहूस है। अब तो अपनी 12 बज गई, मैं बाहर बैठी बैठी, इंटरव्यू जब होता है तो कुछ समय पहले ही आपको पता चल जाता है कि इस रूम में आने वाला है, वहीं पे आपको सोफे पे वेटिंग में बिठाते हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार सिमी, ये मनहूस है ना, अब तुम्हें इतिहास बदलना है। गुड। अब आपको इसको अपना गुड लक बनाना है। और फिर मैं पूरी हिम्मत के साथ बिल्कुल अंदर गई, और चूंकि मैं घबराई थी उस रूम को देख के, क्योंकि उसमें मेरा खराब था तो बैठ जाता है वो चीज़। तो मैं पहले ही क्वेश्चन पे घबरा गई, लेकिन फिर मैंने पहले क्वेश्चन पे सॉरी बोला और सर ने फिर मुझे एकदम कंफर्ट दिया कि नहीं बेटा तुम्हें पता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ पता है लड़की को, वो समझ में आता है घबराहट है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं बन रहा है या कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्ट सर से बोल सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, या आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे तो उनसे पूछ सकते हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा दोबारा से बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पर गलत ना बोलिए, क्योंकि ये गलती मैंने 2018 में की थी। तो गलत आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। वो लोग बहुत अनुभवी हैं और बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं, और उनके सामने आपको बिल्कुल भी बनना नहीं है। ऐसा नहीं दिखाना कि पूरी दुनिया का ज्ञान आप में है। आपको नहीं आता ना तो सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अच्छा इम्प्रेशन वहाँ पर पड़ना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है इंटरव्यू तो आपका फिर नेगेटिव होता चला जाता है। तो आपसे बोलने का मोटो बस इतना ही है कि नहीं आ रहा तो सॉरी बोलो, और जो पूछ रहे हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से दो। बी प्रिसाइज अबाउट योर आंसर्स। बिल्कुल। तो आप बात कर रहे हैं सिमी यादव जी से। बहुत ही गौरवशाली अवसर आज कौटिल्य एकेडमी परिवार के साथ उनका जुड़ाव हुआ है, और आने वाले समय में आप सभी छात्रों के मार्गदर्शन के लिए पेरेंट्स यदि आप बात करना चाहें तो निश्चित तौर पर कौटिल्य एकेडमी परिसर में आकर, मुख्यालय इंदौर में आकर आप उनसे भेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़े रहने के लिए, और इस प्रकार की और सितारों से मुलाकात आपकी कौटिल्य एकेडमी मुख्यालय स्टूडियो से हम करवाते रहेंगे। अभी सिमी यादव जी का हम बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर बहुत ही सारगर्भित स्वरूप में आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व किया होगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बहुत जल्दी उनसे और भी मुलाकातें होती रहेंगी, अन्य विषयों पर उनसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का।